साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो नवंबर 2022 के मंथली मैगजीन को देख रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले जो कल्चर वाला पोर्शन है, उस पोर्शन को यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो कल्चर के तहत सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है कुतुब शाही स्थापत्य कला के बारे में। तो कुतुब शाही स्थापत्य कला जो है ये चर्चा में है क्यों? तो देखिए, हाल ही में गोल गोलकोंडा या गोलकुंडा किले के कुतुब शाही मकबरे में स्थित बावड़ी को जो है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसे किया गया, इसके अलावा अन्य कुछ ऐसे स्मारक हैं जिनको सम्मानित किया गया, उनके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, इससे संबंधित जो तथ्य हैं, गोलकोंडा किले जो कि तेलंगाना है, गोलकोंडा किले की बावड़ी 16वीं सदी में निर्मित एक कुआं है। ये यहाँ पर इसका चित्र है। यह संरचना फारसी शैली में निर्मित है। इतिहासकारों का मानना है कि इस बावड़ी के अंदर से हाथियों की मदद से जल निकाला जाता था। इस स्मारक को विशिष्टता का पुरस्कार दिया गया, मतलब विशिष्टता की श्रेणी में दिया गया। देखिए, ये जो आपका यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए, ये जो है कई श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे उत्कृष्टता पुरस्कार, विशिष्टता पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, विरासत के संदर्भ में नए डिजाइन के लिए पुरस्कार और सतत विकास के लिए विशेष मान्यता का पुरस्कार। तो इसमें जो गोलकुंडा किले की बावड़ी है, इसे जो है विशिष्टता पुरस्कार के तहत या इस श्रेणी में दिया गया है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए की गई थी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद, पूरे वर्ल्ड में नहीं, बस एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं और इमारतों के पुनर्निर्माण, संरक्षण और रूपांतरण जैसे कार्यों में लगे निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देता है। मतलब ये दोनों कैटेगरी में देता है, निजी व्यक्तियों को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। देखिए, भारत के अन्य पुरस्कार विजेता जो हैं, मतलब 2022 के लिए अन्य स्मारक जिन्होंने 2022 के तहत जो है एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसमें उत्कृष्टता पुरस्कार की श्रेणी में देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, इसने प्राप्त किया है उत्कृष्टता कैटेगरी में। यह संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको समूह का एक हिस्सा है। पहले इसे पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। यह भारत के प्रमुख कला और इतिहास संग्रहालयों में से एक है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई। दूसरा, मेरिट पुरस्कार के तहत इस कैटेगरी में जो है तेलंगाना के कम्मा रेड्डी में स्थित डोमकोंडा डोमकोंडा किला को दिया गया है। ये है आपका, इसे 18वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों का एक ऊंचा परिसर है जो किले की दीवार का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त आपका है भायखला भायखला स्टेशन मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, इसे भी दिया गया है। देखिए, यह एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भायखला स्टेशन। यहाँ यह 1853 ईस्वी से यहाँ पे परिचालन में। देखिए, 1853 में ही पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी, ट्रेन चलाई गई थी। और ये ट्रेन जो है, पहली जो रेलवे लाइन थी, ये जो ट्रेन चलाई गई थी बम्बई से ठाणे के बीच 1953 में लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं मुख्यतः कुतुब शाही स्थापत्य कला के बारे में। देखिए, गोल कुतुब शाही स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो इसके तहत जो प्रमुख स्मारक हैं वो कौन कौन से हैं? गोलकुंडा किला, कुतुब शाही मकबरा, चार मीनार आज तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में स्थित हैं। ये सभी ऐतिहासिक स्थल कुतुब शाही राजवंश की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। ये सभी ऐतिहासिक स्थल जो हैं वो कुतुब शाही राजवंश की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। अब यदि हम बात करें कुतुब शाही स्थापत्य कला की जो प्रमुख विशेषताएं हमें दिखाई पड़ती हैं, उनमें है इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है। इसमें मीनारों का ये मीनार है, मीनारों का प्रयोग इसमें किया गया है। इमारतों पर किया गया अलंकरण और सजावट जो है वो उत्कृष्ट है। विशेष रूप से इमारतों की मुंडेरों को अधिक अलंकृत किया गया है। जो मुंडेरें हैं उन्हें अधिक अलंकृत किया गया है। टाइल्स के उपयोग के साथ कहीं कहीं स्टुको या कट प्लास्टर का भी उपयोग किया गया है। अब स्टुको क्या होता है? यह दीवार पर प्लास्टर की एक विधि है, प्लास्टर करने की एक विधि है। इसकी सामग्री और आमतौर पर पोर्टलैंड सीमेंट, रेत और अल्प मात्रा में चूने से बनी होती है। इससे इसको मिला करके ही
क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है। इमारतों में जो है काले विशाल पत्थर का अधिक उपयोग किया गया है इस कुतुब शाही स्थापत्य कला शैली में। यहाँ के जो प्रमुख कुतुब शाही स्थापत्य कला के संबंध में जो प्रमुख स्थापत्य कला के उत्कृष्ट प्रतीक उनको देखें तो इसमें है गोलकुंडा गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला जो है यह एक किलेबंद दुर्ग है। यह कुतुब शाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। ये यहाँ पे आपको फिगर देख सकते हैं, ठीक है। तो यह कुतुब शाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। इसके परिसर में स्थित स्मारक जो है फारसी, पठान और हिंदू स्थापत्य शैली का मिश्रित रूप है। इसके निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। इन ऐतिहासिक इमारतों की सतह जटिल नक्काशीदार प्लास्टर वर्क से सुसज्जित है। इसके अलावा कुछ स्मारकों पर पालिशदार टाइल्स का काम भी किया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं चार मीनार की। तो चार मीनार हैदराबाद में ही है। यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना है, जिन्हें उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशाओं में इसे चार विशाल मेहराबों पर निर्मित किया गया है। यह प्रभावशाली दृश्यों या झांकियों की एक श्रृंखला के साथ चार प्रमुख मार्गों के प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन को दर्शाती है। मतलब एक तरीके से चौराहा बनाती है। ये चार मीनार है। देखिए, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था। 16वीं शताब्दी में यह दुनिया का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण चूने के गारे और ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके किया गया है। चार मीनार और चार कमान का नगरीय स्थापत्य द्वितीय इस्लामी सहस्त्राब्दी की शुरुआत के प्रतीकात्मक और औपचारिक अर्थ के साथ गहराई से जुड़ा है। यह शिक्षा यह सिया नगर नियोजन का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी है। सिया नगर नियोजन का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी है। आगे बात करते हैं कुतुब शाही मकबरों के बारे में। कुतुब शाही मकबरे, तो इन मकबरों की स्थापत्य कला बीदर के आरंभिक बहमनी मकबरों के ज्यामितीय डिजाइनों से व्युत्पन्न हुआ है। वहां से ये निकला है। हालांकि यहाँ किया गया स्टुको अलंकरण, जो प्लास्टर की जो विधि होती है अलंकरण, बहमनी मकबरों की तुलना में अधिक जटिल और व्यापक है। कुतुब शाही मकबरों में कुतुब शाही राजवंश के शासकों के प्रमुख 7 मकबरे शामिल हैं। समग्र परिसर में 30 मकबरे, मस्जिदें और 100 स्नानागार शामिल है। इन मकबरों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में प्लास्टर अलंकरण के साथ अलंकृत भूरे रंग के ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था। अब ये 7 कौन से मकबरे, इनको एक बार देख लेते हैं। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क 1530 में इनकी मृत्यु होती है। जमशेद कुली कुतुब शाह 1540। इसके अतिरिक्त शुभान कुली कुतुब शाह 1550, इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1570, मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1600, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह 1620, अब्दुल्ला कुतुब शाह 1670 ईस्वी। आगे इसमें देखते हैं, यहाँ मौजूद अधिकतर संरचनाएं मकबरों के रूप में है जिनका निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। मकबरे वस्तुतः नुकीले मेहराबों से घिरे वर्गाकार आधारों पर बनी गुंबदाकार संरचनाएं हैं। कुतुब शाही स्थापत्य कला के बारे के अन्य प्रमुख स्मारक के बारे में बात करें तो यहाँ पे चार कमान, ये चार कमान या चार मेहराबों का निर्माण 1592 में करवाया गया था। इसकी चूंकि चार कमान या चार मेहराब है तो इसकी उत्तरी मेहराब को मछली कमान या मछली मेहराब कहा जाता है। मछली मेहराब कहा जाता है। दक्षिणी मेहराब को चार मीनार कहा जाता है। पूर्वी मेहराब को शंभू प्रसाद या काला मेहराब या काली कमान तथा पश्चिमी मेहराब को शेर दिल या सिहर बातिल कहा जाता है। मक्का मस्जिद की बात करें तो इस मस्जिद को दो भागों अर्थात बड़ी मस्जिद जिसे तजामी और छोटी मस्जिद अर्थात मस्जिद में विभाजित किया जा सकता है। एक बड़ा आयताकार दरबार, यह शाहन कहते हैं, तोरण अर्थात रिवाक से घिरा हुआ है। इसकी सपाट छत अर्थात सक़्फ़ मेहराबों अर्थात ताक पर टिकी हुई है। इन मेहराबों को पत्थर या हजर के स्तंभों अर्थात अमुद या ईंट जिसे लिम्बन कहते हैं कि स्तंभों अर्थात रुकन द्वारा सहारा दिया गया है। मतलब इसकी सपाट छत मेहराबों पर टिकी हुई है। इन मेहराबों को पत्थर के स्तंभों या ईंट के स्तंभों द्वारा सहारा दिया गया है। दार उल सफा कहते हैं शॉर्ट में, दार उल सफा इस दो मंजिला इमारत को 1595 ईस्वी में बनाया गया था। यह यूनानी चिकित्सा का एक अस्पताल तथा साथ ही साथ एक महाविद्यालय भी था। ध्यान रखिए, दारुल सफा आपको कई शहरों में मिल जाएगा। तो यह यूनानी चिकित्सा तथा मतलब एक तरह से अस्पताल और भी स्कूल दोनों था, विद्यालय। बादशाही आशूर खाना, यहाँ आलमों अर्थात इमाम हुसैन द्वारा प्रयोग किए गए रूपांकनों को सहेज कर रखा गया है। इस पूरे सभागार को सुदूर फूलों की सजावट वाली टाइल्सों से सजाया गया है। इसकी पश्चिमी दीवार पर तुघरा शैली में एक अभिलेख अंकित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुतुब शाही
राजवंश के बारे में, जो कि 1518 से 1687 तक चलती है। 1518 से 1687 इस राजवंश की स्थापना सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने की थी। दक्कन क्षेत्र पर इस वंश के शासकों ने लगभग 171 वर्षों तक 1518 से लेकर के 1687 ईस्वी तक शासन किया था। और इनका अंत कैसे होता है? इनका अंत जो है मुगलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा, औरंगजेब के समय में। देखिए, यह राजवंश जो है बहमनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। मुख्य शहरों में बात करें, मोहम्मद नगर यहाँ का मुख्य शहर था। इस नगर की स्थापना सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने की थी। जो इसका संस्थापक था, राजवंश की स्थापना की थी, उसी ने इस नगर की स्थापना की थी। उत्तरवर्ती काल में इस नगर का विकास तेजी से हुआ और यहाँ पूर्व के शहरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध था। यह जो है पूर्व के प्रमुख शहरों के रूप में शहरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध था। यह नगर हीरे और कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। हैदराबाद की बात करें तो इस शहर की योजना के निर्माण और इसकी स्थापना का श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है। भाषा की बात करें तो इस काल में दरबारी भाषा फारसी, जबकि तेलुगु जो है आम लोगों की भाषा थी। इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जिसने हैदराबाद का निर्माण कराया, स्थापना की, उसने राज्य में तेलुगु भाषा के विकास को बढ़ावा देने के क्रम में इसे सीखने और इसके लेखांकन संबंधी कार्य को संरक्षण प्रदान किया था। सामाजिक धार्मिक स्थितियों की बात करें यहाँ पर तो कुतुब साहिब सुल्तान मुसलमानों के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। इस काल में शिया लोगों को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त थे। राज्य में निवास करने वाले हिंदुओं में बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थीं। समकालीन तेलुगु लेखक पुनगंती तेलंग नार ने अपनी कृति ययाति चरित्र में समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति का विवरण दिया है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने लगातार 8 माह तक गोलकोंडा किले की घेरेबंदी की थी। अंततः 1687 ईस्वी में मुगलों ने किले पर हमला कर दिया और अंतिम सुल्तान को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार कुतुबशाही राजवंश का अंत हो जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। संक्षिप्त सुर्खियों में देखें तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मानगढ़ नरसंहार के बारे में। मानगढ़ नरसंहार, देखिए, वर्ष 1913 में राजस्थान के मानगढ़ अर्थात बांसवाड़ा में एक भयावह त्रासदी घटित हुई। कब? 1913 में हुई थी। इस हिंसक घटना में अंग्रेजों ने लगभग 1500 आदिवासियों और वनवासियों की हत्या कर दी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को रियासतों के शासकों के साथ साथ अंग्रेजों द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा था। 1899 से 1900 के दौरान दक्कन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल की घटना घटित होती है। इसके कारण भील जनजाति के लोगों की स्थिति और भी बदतर हो गई। इस आपदा में लगभग 6 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। नवंबर 1913 में आदिवासी नेता गोविंद गुरु के आह्वान पर हजारों भील आदिवासी मानगढ़ में एक पहाड़ी पर एकत्र हुए थे। ये आदिवासी अकाल के दौरान बंधुआ मजदूरी, बलात्श्रम और किसानों से अत्यधिक लगान वसूली के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करने हेतु मानगढ़ में एकजुट हुए थे। जब अंग्रेजों को इस सभा के बारे में पता चला तो उन्होंने मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया तथा निहत्थे आदिवासियों पर अंग्रेज सैनिकों ने तोपों व मशीन गनों का प्रयोग किया। अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भागीदारी को लेकर भी चिंतित थे। वहीं रियासतें सामाजिक सुधार को लेकर चिंतित थी, क्योंकि आगे चलकर यह भील समुदाय द्वारा एक अलग स्वतंत्र भील राज्य की मांग का कारण बन सकता था। गोविंद गुरु के बारे में बात करें, गोविंद गुरु राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, गुजरात के ईडर तथा मध्य प्रदेश के मालवा के आदिवासियों के क्रांतिकारी नेता थे। वह आदिवासी समुदायों के बीच आदिवासियों को एकजुट करने वाले महान नेता थे। भीलों की स्थिति में सुधार के लिए गुरु गोविंद ने 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत की। 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में उन्होंने शाकाहारी भोजन करने और शराब से दूर रहने पर बल दिया था। उन्होंने अपने समर्थकों से बंधुआ मजदूरी से इनकार करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का भी आह्वान किया था। वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, जबरन श्रम से इनकार करने, लड़कियों को शिक्षित करने और जनजातियों के बीच आपसी विवादों को अदालतों में न ले जाने के बजाय आपसी समझौते के माध्यम से हल करने की वकालत की थी। अंग्रेजों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या के बाद गोविंद गुरु को एक एकांत द्वीप पर 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। जेल में उनकी लोकप्रियता और अच्छे आचरण के कारण 1919 में उन्हें हैदराबाद जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी कई रियासतों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था जहां उनके अनुयायी रहते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे गुजरात में लिम्बड़ी के पास कंबोई में रह रहे थे।
यहाँ 1931 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लचित बोरफुकन के बारे में बात करें तो हाल ही में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिवसीय उत्सव जो है नई दिल्ली में मनाया गया। इस उत्सव के आयोजन का उद्देश्य लचित बोरफुकन की वीरता और युद्ध कौशल के प्रति देश के लोगों को संवेदनशील बनाना था। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। वे 17वीं शताब्दी में अहोम सेना के सेनापति थे। लचित को राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुकनों में से एक के रूप में चुना गया और उन्हें प्रशासनिक, न्यायिक एवं सैन्य जिम्मेदारी दी गई। लचित बोरफुकन ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट के युद्ध के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। इस युद्ध में उन्होंने 1671 ईस्वी में मुगलों को पराजित किया था। मुगलों के साथ युद्ध में बोरफुकन ने गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया था। इससे उनकी छोटी लेकिन तेज चलने वाली और सक्षम सेनाओं को बढ़त प्राप्त हुई थी। उन्होंने मुगलों को पराजित कर दिया था। मुगलों की पराजय का कारण यह था कि वे मैदानी युद्ध में तो निपुण थे, लेकिन उनमें पहाड़ी व वन्य क्षेत्रों के लिए जरूरी युद्ध कौशल नहीं था मुगलों के पास। जो लचित बोरफुकन थे, उनकी वीरता, दृढ़ संकल्प और युद्ध कौशल की विरासत असमिया संस्कृति एवं पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई है। सराय घाट के युद्ध में विजय के लगभग 1 वर्ष बाद प्राकृतिक कारणों से लचित बोरफुकन की मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर के अवशेष जोरहाट से लगभग 16 किलोमीटर दूर हुलोंगा पार में लचित मैदान में रखे गए। इस मैदान के निर्माण 1672 ईस्वी में स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह ने करवाया था। आगे देखते हैं, अहोम साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। अहोम साम्राज्य के बारे में, अहोम राजवंश जो है ने 600 से अधिक वर्षों 1228 से 1826 के बीच की थी। लगभग 600 वर्षों तक असम पर शासन किया। यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक रहे हैं अहोम राजवंश। इस साम्राज्य पर दिल्ली सल्तनत के तुर्क और अफगान शासकों तथा बाद में मुगलों ने आक्रमण किया था। अहोम साम्राज्य ने एक सीमा द्वार के रूप में कार्य किया था। इसने क्रूर आक्रमणों से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की रक्षा की थी। अहोम तथा मुगल सेना के बीच 1615 से लेकर 1682 ईस्वी तक संघर्ष की एक लंबी श्रृंखला रही। यह संघर्ष जहांगीर के शासनकाल से शुरू होकर औरंगजेब के शासनकाल तक निरंतर जारी रहती है। अभिलेखों के अनुसार अहोम तथा मुगल सेनाओं के बीच 17 युद्ध हुए थे। इन युद्धों में से अधिकांश में अहोम सेना जो है वो विजयी रही। मुगलों ने 1663 में उस समय एक महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त कर ली जब उन्होंने अहोम की राजधानी पर अपना कब्जा कर लिया था। पराजित अहोम क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए अहोम राजा स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें अहोम सेना ने शुरुआत में कुछ राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी इस विजय के बाद औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में जयपुर के राजा राम सिंह प्रथम को इन क्षेत्रों में फिर से विजित करने के लिए भेजा। इसके परिणाम स्वरूप 1671 ईस्वी में सराई घाट का युद्ध होता है। कब होता है, ध्यान रखिएगा, 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच में, जिसमें अहोम साम्राज्य की विजय होती है। सराय घाट का युद्ध आखिरी युद्ध, बड़ा युद्ध था। इसमें मुगलों ने असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अंतिम बड़ा प्रयास किया था। इस युद्ध में अहोम सेना ने मुगल सेना को पराजित कर दिया था। सराय घाट में अहोम सेना की विजय ने अहोम साम्राज्य की सुंदरता को बनाए रखने में मदद की थी। साथ ही इस विजय ने असम की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की थी। अब सुर्खियों में रहे कुछ कलाकृतियों के बारे में बात करें। क्राफ्ट्स इन न्यूज। देखिए, प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के नेताओं को भारत की पारंपरिक कलाकृतियां भेंट की थी। उनमें से कुछ यहाँ पे हैं। पहाड़ी लघु चित्रकला, ये कांगड़ा शैली में है। देखिए, कांगड़ा शैली होती क्या है, यह लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रण की शैली है। कांगड़ा या पहाड़ी लघु चित्रकला शैली, यह भारत में हिमालय की तलहटी की स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई है। यह चित्रकला कांगड़ा क्षेत्र के एक प्रमुख शासक राजा संसार चंद, जो कि 1775 से 1823 ईस्वी तक रहते हैं, के संरक्षण में विकसित हुई थी। किसके? राजा संसार चंद के। कांगड़ा शैली अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैलियों में से एक है। यह शैली अपने निर्मल सौंदर्य और निष्पादन की सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है। कांगड़ा शैली की अनूठी विशेषताओं में रेखाओं की सूक्ष्मता, रंग की चमक और अलंकारिक विवरणों की सूक्ष्मता है। इस शैली में चित्र सबसे लोकप्रिय विषय हैं भागवत पुराण, गीत गोविंदम, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला और बारामासा। माता नी पछेड़ी
देखिए, मातानी पछड़ी का शाब्दिक अर्थ है मातृ देवी के पीछे। पछड़ी एक धार्मिक हस्त निर्मित वस्त्र है। इसे केंद्र में मातृ देवी का चित्र बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत गुजरात के घुमंतु बाघरी समुदाय के लोगों ने की थी। उनकी निचली जात के कारण उन्हें जब माता के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस पर उन्होंने उन्होंने कपड़े के टुकड़ों पर देवी माता के चित्रों का चित्रण करना शुरू किया था, अपने स्वयं के पूजा स्थल बनाए। मातानी पछेड़ी को गुजरात की कलमकारी कला भी कहा जाता है। पूछा जाए गुजरात की कलमकारी कला किसे कहते हैं? मातानी पछेड़ी कला को, क्योंकि यह दक्षिण भारत की कलमकारी कला से मिलती जुलती है और साथ ही इसमें चित्रकारी की एक ही विधि अर्थात बांस से बनी कलम का उपयोग किया जाता है। पिथौरा चित्रकला के बारे में बात करें तो पिथौरा चित्रकला का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में भी इस कला शैली के दर्शन मिलते हैं। पिथौरा चित्रकला जो है पिथौरा चित्रकला गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले राठवा, भील, नायक या ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों में देखने को मिलती है। ये चित्रकारियाँ आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी देती हैं। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। ये घोड़े उन 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राठवा समुदाय के निवास स्थान के चारों ओर मौजूद हैं। पिथौरा चित्रकला एक कला शैली से अधिक एक अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान या तो भगवान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अथवा इच्छा या वरदान मांगने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं सुलेमानी कटोरे की बात करते हैं। सुलेमानी या अकीक पत्थर, अकीक मध्यम स्तर का एक मूल्यवान पत्थर है। यह राजपीपला की भूमिगत खानों खानों और रतनपुर में नदी के तल में पाया जाता है। इस पत्थर को इन कटोरे जैसी अलग अलग सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए निकाला जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सुलेमानी पत्थर में किसी व्यक्ति के भीतर अथवा उसके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उपचारात्मक गुण, हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। 18वीं शताब्दी में खंबात का बंदरगाह, जो कि गुजरात के आनंद जिले में है, अब ये सुलेमानी पत्थर उद्योग का केंद्र था। पाटन पटोला के बारे में बात करें तो यह जो है शुद्ध रेशम से बुनी गई दोहरी इकत या पटोला की प्राचीन कला है। यह 11वीं शताब्दी के समय की उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र की कला है। पटोला वस्त्र दोनों तरफ रंगों और डिजाइनों की समान गहनता दर्शाते हैं। इसकी रंगाई की तकनीक को बांधनी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यह एक जटिल और कठिन बुनाई की कला है। इसे गांठ रंगाई भी कहा जाता है। इसमें बुनाई से पहले धागे से ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज सिलाई की जाती है। ऊर्ध्वाधर धागे को ताना जबकि क्षैतिज धागे को बाना कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण लाइन याद रखिएगा। किन्नौरी शाल, यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शॉल है। इसके ज्यामितीय डिजाइन पर मध्य एशियाई संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव है। इसकी डिजाइन में ऐसे रूपांकन शामिल हैं जो आमतौर पर धर्मों और संस्कृतियों के प्रतीक हैं। इसके आधार के रंग प्राकृतिक अर्थात धूसर, काला, भूरा और सफ़ेद हैं, जिसके आधार के रंग हैं। इसके अलंकरण के रंग नारंगी, पीला, हरा आदि हैं। इन शॉलों को अधिकांशतः 2 भागों में बुना जाता है। इन भागों को फिर व्यापक रूप से हाथ की सिलाई के माध्यम से केंद्र से जोड़ा जाता है। सदाड़ी दरबार के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए संत सदाराम साहिब की 314वीं जयंती समारोह में भाग लेने वीजा जारी किए हैं। दोनों देशों के तीर्थयात्रियों को प्रतिवर्ष कुछ पवित्र स्थलों की यात्रा करने की अनुमति दी गई। यह अनुमति धार्मिक स्थलों की यात्रा पर पाकिस्तान भारत प्रोटोकॉल 1974 के तहत प्रदान की गई है। सदाड़ी दरबार मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह दुनिया भर के हिंदू भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। इसकी स्थापना 1786 ईस्वी में संत सदाराम सदाराम साहिब ने की थी। उन्हें भगवान राम के पुत्र लव का वंशज और भगवान शिव का अवतार माना जाता है। सदाराम साहिब को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए, वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन प्रथम को दिया गया है। प्रथम को यह पुरस्कार 2021 का है। ये प्रथम को यह पुरस्कार विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कार्य के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट व्यक्तियों और संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान करती है, मतलब इंडिविजुअल श्रेणी में भी और ऑर्गेनाइजेशन श्रेणी में भी दी जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।